और दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं नायक सीरीज़ का पार्ट 9, जो कि नवीन दत्त सर द्वारा कराई गई सीरीज़ है। उसका आज पार्ट 9 का रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड हो जाएगी, पर वीडियो पूरी देखकर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर देना और वीडियो को जितना हो सके भाई शेयर ज़रूर कर देना, जिससे कि सभी बच्चों तक ये पीडीएफ पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रश्न है, चलिए, नृत्यांगना कनक रेले का संबंध किस दो शास्त्रीय नृत्य से है? कथकली और मोहिनीअट्टम से है। आर के विजयपुरे किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? हारमोनियम से। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो रहा महाराष्ट्र। एक्रॉस द ब्लैक वाटर पुस्तक को किसने लिखा है? मुल्कराज आनंद ने लिखा है जी। कर्मचारी निर्वाह मजदूरी का प्रबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में है। घुरेही किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का है घुरेही। और हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख नृत्य जो हैं डांगी, पांगी, राक्षस, कायांग और घुंघटी नाटी, बुढ़ा, ब्रीता, मरीसिया, बाऊ ये पश्चिम बंगाल के हैं। और सुग्गी, यज्ञगान ये कर्नाटक के हैं। फगुआ, चिक्का, दसाई ये झारखंड के हैं। वाजूर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली में से एक है? तो वो भरतनाट्यम की में से है। चलिए आगे बात करते हैं हम। मेलाटूर पड़ाअन्लुअर शैली ये भरतनाट्यम से है। और भरतनाट्यम की शुरुआत अलारिपू और भारतनाट्यम का अंत तिलकाना। कटक हस्त मुद्रा का संबंध भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम में प्रयुक्त वाद्य यंत्र जो है मृदंगम, वीणा, बांसुरी। भरतनाट्यम की प्रमुख कलाकार हैं रुक्मणी देवी, अरुण डेल, लीला सैमसन, वैजंती माला, गायत्री गोविंद और कुमारी कमला। मालविका सरकार किस भारतीय व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों प्राप्त हुए हैं? तो वो गुलजार को प्राप्त हुए हैं। गुलजार का वास्तविक नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा है। गुलजार उर्दू कवि को और प्रसिद्ध गीतकार हैं। गुलजार जो हैं उर्दू कवि और प्रसिद्ध गीतकार हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार को मिला था जी। जगदीश सिंह का संबंध जो है गज़ल गायकी से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब स्थापित हुआ? तो 1961 में हुआ। चलिए दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार अनुसूची 8 में शामिल 22 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। चलो आगे बात करें अगर हम, चलिए आगे बात करें हम। ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की पुरस्कृत राशि जो है 11 लाख रुपए है। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरुप मलयालम में दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला जो हैं वो आशा पूर्णा देवी 1976 में। हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो पुरुष को प्राप्त हो सुमित्रा नंदन पंत जो चिदम्बरा उपन्यास के लिए दिया गया था। और हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो महिला को दिया गया वो महादेवी वर्मा को दिया गया यामा के लिए। अंग्रेजी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है अमिताभ घोष जो किसके लिए दिया गया? द शैडो लाइन्स के लिए। और घनकांत बोरबायन का संबंध शास्त्रीय नृत्य से है। विजंती काशी, वेम्पति चिन्ना सत्यम और राधा रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है। कादरी गोपाल नाथ का संबंध सैक्सोफोन से है। और मनोहरी सिंह, अल्लाह रखा खान, आनंद स्वामी और जॉर्ज ब्रुक्स का संबंध सैक्सोफोन से है। चलिए, बिंदु पाठक सितार वादक और मुश्ताक अली खान जो है सितार वादक।
तन्मय बोस, विक्रम घोष ये तबला वादक हैं। राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र और कुलकर्णी ये बांसुरी वादक हैं। आगे बात करें हॉर्नबिल महोत्सव क्या है। आगे बात करें हम हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में। चलिए, हॉर्नबिल महोत्सव उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड में मनाया जाता है जी। इसका आयोजन 1 से 10 सितंबर तक किया जाता है। इसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर पड़ा है। इसकी शुरुआत 2000 ईस्वी में हुई है। मोआसू वेस्ट फेस्टिवल जो है आओ जनजाति नागालैंड में होता है। सेकनई फेस्टिवल जो है अंगामी जनजाति नागालैंड। आओ लेंग फेस्टिवल कोन्यांग जाति नागालैंड। यमसे महोत्सव नागालैंड। भारत में कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है जी? 6 है। पहली तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया भाषा है। और आगे बात करें हम, सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य भाषा जो है तमिल है। सबसे नवीनतम भाषा जो है उड़िया है। राज्य भाषा जो है भाग 17 में है। अनुच्छेद 343 से 351 में है अनुसूची 8। और अनुच्छेद 343 जो है वो संघ की भाषा है। अनुच्छेद 344 राज्य भाषा के लिए आयोग का गठन। अनुच्छेद 350 एक प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी। और अनुच्छेद 351 हिंदी का विकास है। मूल संविधान में कुल अनुच्छेद 8 में कुल 14 भाषाएं थीं। 21वां संविधान संशोधन 1967 के अनुसार संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। चलिए आगे बात करें 71वां संविधान संशोधन 1992 कोणार्की मणिपुरी नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 12वां संविधान संशोधन 2003 बोडो, डोंगी, मैथिली और संथली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजन के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है जी? 2 वर्ष का अंतर होता है। पहला ओलंपिक खेल जो है 6 अप्रैल 1896 एथेंस में। पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924 सैमोनिक्स फ्रांस में। 2022 शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग चीन में। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस फ्रांस में। और यूथ ओलंपिक गेम पहली बार कब हुए? तो 2010 सिंगापुर। और यूथ लव एंड लिटिल मैलिस आत्मकथा किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है। खुशवंत सिंह की अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें जो हैं ट्रेन टू पाकिस्तान है, कंपनी ऑफ वोमेन, दिल्ली ए नोवेल, द सनसेट क्लब, वी इंडियंस। और आगे बात करें तो और कौन सी हैं जी? आगे बात करें तो 5 पॉइंट्स समवन ये चेतन भगत की है। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ ये चेतन भगत की है। चलिए आगे बात करें। चलिए, हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत, रसीदी टिकट अमृता प्रीतम और कागज ते कैनवास ये अमृता प्रीतम की है। हॉकी के खेल के दौरान में उल्लंघन के बाद यदि खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाई देता है तो उसे कितने समय के लिए पिच से बाहर भेज दिया जाता है? 5 मिनट के लिए। रेड कार्ड खेलने से निलंबित करना, ग्रीन कार्ड चेतावनी, ब्लू कार्ड 10 मिनट के लिए बाहर और ब्लैक कार्ड अयोग्यता दिखाने के लिए। ठीक, कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का गांधीवादी सिद्धांत है? तो ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 40। गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 39D समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 43 उद्योग प्रतिष्ठान और संगठन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 43A उद्योग प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियों का संवर्धन। अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता संहिता। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जनजातियां और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन है। चलिए आगे बात करें। अनुच्छेद 47 में क्या है? अनुच्छेद 47 में
पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। भाग मौलिक कर्तव्य भाग 4A अनुच्छेद 51A में मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं है। मौलिक कर्तव्य रूस से संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किए गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति में 12 सदस्य थे। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था। 10 मौलिक कर्तव्यों को 3 जनवरी 1977 को लागू किया गया और वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। एक पिता अपने नौजवान बेटे और उसके किशोर मित्रों को भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत के बारे में बता रहा है। पिता किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहा है? अनुच्छेद 51A(F)। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए पहली बात करें, पहला कौन सा है? पहला कौन सा? भारतीय संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के साथ साथ संविधान के आदर्श और संस्थानों का सम्मान करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्श का पालन करें। तीसरा क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखें और उसकी रक्षा करें। चौथा क्या है? देश की रक्षा करें और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा भी प्रदान करें। पाँचवा, धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी नागरिकताओं के बीच सद्भाव और समान बंधुता की भावना को बढ़ावा देने और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्याग करना। छठा क्या है? देश की मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व दें और उसका संरक्षण करें। सातवां क्या है? वनों, झीलों, नदियों एवं वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण सुधार करें। साथ ही जीवित प्राणियों के प्रति दया की भावना बनाए रखें। वैज्ञानिक मोक्ष, मानववाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना को विकसित करें। और नौवां क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। 10वां क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करें ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धियों के उच्च स्तर तक पहुंच सके। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चे की प्रति अल्प आयु को शिक्षा में अवसर प्रदान करें। 11वां ये था। और आगे बात करें, किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। निम्न में से क्या बुद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? हार्मिका, ऊपरी भाग, गोपुरम और अंडा गोलार्ध गुंबद छत्र। चलिए आगे बात करें। गोपुरम दक्षिण भारत के मंदिरों का प्रवेश द्वार है। विहार जो है बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान है। गर्भगृह मुख्य देवताओं का स्थान है। चैत्य प्रार्थना कक्ष है। सबसे बड़ा स्तूप जो है केसरिया स्तूप बिहार और चैत्य भूमि समाधि स्थल जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कार्ले का चैत्य पुणे महाराष्ट्र में है। सांची स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश। भरहूत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है। यह किस राज्य में स्थित है? तो सतना मध्य प्रदेश में है। जातक कथा महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की कहानी है। जातक कथाओं की कुल संख्या जो है 549 है। रामभर स्तूप जो है उत्तर प्रदेश बुद्ध धर्म का अंतिम संस्कार है। धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश। हिंदू धर्म में कुल कितने संस्कार हैं? 16। चलिए आगे बात करें। मगध महाजनपद किन नदियों से घिरा हुआ था? तो गंगा और सोन नदी से। 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में हुआ है। अंगुत्तर निकाय का संबंध बौद्ध धर्म से है और भगवती सूत्र के अनुसार महाजनपदों की संख्या 16 है। भगवती सूत्र का संबंध जैन धर्म से है।
अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। पाणिनि के अनुसार महाजनपदों की संख्या है 22। और मगध साम्राज्य के वंश, हर्यक वंश संस्थापक बिंदुसार, और शिशुनाग वंश संस्थापक शिशुनाग, नंद वंश संस्थापक महापद्मानंद, और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था। अजातशत्रु का पुत्र उदयन था। और बिंबिसार ने 544 से 492 बीसी तक शासन किया था। भारत का सबसे लंबा शासन बिंबिसार 52 वर्ष तक किया था। इसने हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। हर्यक वंश का क्यों पितृहंता वंश कहा जाता है? अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु को प्रथम पितृहंता कहते हैं। नंद वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। चलिए आगे बात करें। घनानंद के समय भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। रावी, व्यास, सतलुज, चेनाब और झेलम नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की अन्य सहायक नदियां जो हैं जास्कर, श्योक, गिलगित, हुजा। और सिंधु नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील तिब्बत में होता है। सिंधु नदी का जो मुहाना है वो अरब सागर में है। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी जो है चेनाब है। चंबल, हिंडन और टॉस किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की हैं। यमुना की अन्य सहायक नदियां हैं बेतवा, केन, सेंगर और रिद्ध। चलिए यमुना नदी की कुल लंबाई जो है 1376 किलोमीटर वर्ग है। यमुना नदी के किनारे कौन सा यूनेस्को स्थल है? तो ताजमहल, आगरा का किला और लाल किला। और लाल किला यूनेस्को की विश्व विरासत में सूची में कब शामिल किया गया जी? 2007 में। आगरा का किला और ताजमहल यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1983 में। टीला, सेती, कर्नाली और बेरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? घाघरा की। और घाघरा की अन्य सहायक नदी जो है राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, बूढ़ी गंगा। और घाघरा किसकी सहायक नदी है? गंगा की। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ प्राणहिता, मंजीरा, पूर्णा, इंद्रावती, वेनगंगा, पेनगंगा, मनेर, प्रवरा। चलिए सिंधु घाटी का सबसे दक्षिणी भाग देमाबाद प्रवरा नदी के किनारे पर स्थित है। और गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी का उद्गम त्रिबंधक पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र में है। और भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी है भिलांगना। चलिए औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में कितने औद्योगिक को सूचीबद्ध किया गया था? 17। अनुसूची ए में 17 उद्योग, अनुसूची बी में 12 उद्योग, अनुसूची सी में अन्य उद्योग जो ए और बी में नहीं थे। ठीक, आगे चले। चलिए आगे चले हम। भारत में वित्त वर्ष की अवधि कितनी है? प्रत्येक वर्ष अब 1 अप्रैल से प्रारंभ हो और अगले 31 मार्च तक। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्त विवरण है। और 1867 से पहली वित्त वर्ष 1 मई से 30 अप्रैल। आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून है। और 2021 से आरबीआई का वित्त 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कर दिया। संतुलित बजट क्या है? राजस्व के बराबर व्यय। सरप्लस बजट, अधिशेष बजट। चलिए किस देश में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट पेश किया गया था? यूएसए 1970 में पीटर पायरहर। भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट कब पेश किया गया था? 1983 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। और भारत में पूर्णतः शून्य आधारित बजट कब पेश किया गया? 1986 में। इसका उपयोग 1987 में किया गया। शून्य आधारित बजट पेश करने वाला पहला राज्य जो था वो महाराष्ट्र था। शून्य आधारित बजट जिसमें पिछले वर्ष के बजट का कोई जिक्र न हो उसे शून्य बजट कहते हैं। VIBGYOR के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? तो लाल रंग, जिसमें लाल रंग जो होता है सब उसकी जो
प्रकाश की ऊर्जा वो न्यूनतम होती है। बैंगनी रंग के प्रकाश की ऊर्जा जो है सबसे अधिक होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है। बैंगनी रंग की आवृत्ति सर्वाधिक होती है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना हुआ है भैया? 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। और 2.5 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस को फोकस दूरी क्या होगी? तो 40 सेंटीमीटर होगी। F बराबर 1/, क्षमता। कार्बनिक अम्ल जो है सोडा वाटर, और ब्यूटरिक अम्ल जो है मक्खन, और ईरूसिक अम्ल जो है सरसों का तेल, और लारिक अम्ल जो है नारियल का दूध, ऑक्सैलिक अम्ल जो है टमाटर और पालक में, एसिटिक अम्ल जो है सिरके में, और टार्टरिक अम्ल इमली में, और मौलिक अम्ल जो है सेब में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल जो है वो मेथेनाइक, इसमें डंक चींटी के मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल जो है घास में। साइट्रिक अम्ल जो है खट्टे पदार्थ में। लिनोलेनिक अम्ल जो है वनस्पति तेलों में। ओलिक अम्ल जो है जैतून में। कवक के कारण कौन सा रोग होता है? तो दमा, गंजापन, दांत खाज, एथलीट फुट। वायरस जनजाति रोग, चिकन पॉक्स, डेंगू, रेबीज, सखरा, हर्पीज, मेनिनजाइटिक, ट्रेकोमा, पोलियो, एड्स, छोटी माता, घलसुआ और कोविड-19, और मंकी पॉक्स, इन्फ्लुएंजा। हाल ही में सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राहुल सिंह को। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्थापना 1929 में अध्यक्ष जो है राहुल सिंह है। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्थापना 1961 में अध्यक्ष जो हैं दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। हाल ही में किसने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया गया है? जो अमेरिका ने किया है। स्टार्टअप फंडिंग में प्रथम संस्थापक जो है अमेरिका है। और वज्र प्रहार युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका, उमरोई मेघालय। चलिए आगे बात करें हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा जो है मैरीलैंड अमेरिका में है। और हाल ही में विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? कान्हा शांति वनम हैदराबाद में। कान्हा शांति वनम दुनिया का सबसे बड़ा सर्वधर्म ध्यान केंद्र है। और हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदान बढ़ाने के लिए मिशन 414 अभियान शुरू किया हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखबीर और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल जो हैं शिव प्रताप शुक्ल हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सीट 68 और हिमाचल प्रदेश लोकसभा सीट 4, हिमाचल प्रदेश राज्यसभा सीट 3 और सरकार गांव के द्वारा योजना हिमाचल प्रदेश है। और अपना विद्यालय कार्यक्रम जो है हिमाचल प्रदेश में है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे तब एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।